नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 13 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं। हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट्स डे, शी स्टेम 2022, एडहॉक जजेस, एनर्जी कंजर्वेशन बिल, एक्चुअली वो अमेंडमेंट बिल है, देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, देन डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस। सबसे पहले फर्स्ट आर्टिकल की तरफ आते हैं, वो कहता है ह्यूमन राइट्स डे। देखिए क्या है ये चीज। जब यूएन फॉर्म हुआ था, यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था ना 24 अक्टूबर को, ये भी मैंने पढ़ा है। 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था। तो उसी टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन सबको भी फॉर्म किया गया था और फाइनली एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल बनाई गई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। और इस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो है एक पूरा डेक्लेरेशन तैयार किया था जिसका नाम है यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कौन सी डेट को अडॉप्ट किया था? 10 दिसंबर 1948 को। तब से 10 दिसंबर जो है वो हम यहाँ पर क्या सेलिब्रेट करते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। और ये भी बोला था कि भाई हर एक ह्यूमन बीइंग को कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस जाति का है, किस कलर का है, किस रंग का है, किस धर्म का है, किस लिंग का है, भाषा, राजनीतिक या कोई भी तरीके की चीजें नहीं है। अगर उसने ह्यूमन की तरह एज अ मनुष्य यहाँ पर धरती पे जन्म लिया है तो वो जो है वो एक उसको ह्यूमन राइट्स मिलते ही मिलते हैं। यही डिफरेंस होता है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में। ह्यूमन राइट्स यहाँ पर क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स वो होते हैं जो एज अ ह्यूमन मिलते हैं। जो आप चाहे इंडिया में हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे आप अमेरिका जाओ, आपका वो जो एक ह्यूमन है ना, ह्यूमन राइट्स, वो ह्यूमन राइट से रहने वाला। वहीं अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? जो आपको एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया मिलते हैं। क्योंकि आपने भारत में जन्म लिया है तो भारत के जो मूल नागरिक हैं वो आपको भारत के मूल निवासी होने के तहत आपको मिलेंगे। ठीक है। ह्यूमन राइट्स डे भी यही है जिसके अंदर आज जो है इसको 500 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिसकी वजह से ये पूरे वर्ल्ड का सबसे जो है वो एक अनुवादित, सबसे अधिक अनुवादित दस्तावेज बन गया है। ठीक है। ये होते हैं ह्यूमन राइट्स। अभी रिसेंटली ही हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है हमारी, उन्होंने इसको यहाँ पर इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है नई दिल्ली में। क्या थीम के तहत? इसकी थीम यहाँ पर है डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। समझ सकते हैं सब लोग इस चीज को, सबको डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस चाहिए चाहिए। ये कहते हैं कि भाई एक ही गोल्डन रूल है। ये गोल्डन रूल क्या है कि जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही आपके साथ भी व्यवहार किया जाएगा। तो यही है बेसिकली बात ह्यूमन राइट्स में, कि आपको सभी को ना, ह्यूमन को एक अच्छे तरीके से ट्रीट करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पर्सन को गुलाम बना के रख रहे हो या उसको जो है उसको उसको नीचा दिखा रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, या उसको जो भी आपने शोषण कर रहे हो। बेसिक ये बात है। तो ये जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना, आज भी इसके अंदर 47 यूनाइटेड की जो है वो स्टेट्स है, इंडिया भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो ये कहता है कि किसी के भी साथ असमानता, दुर्व्यवहार, भेदभाव, ये सब चीजें रोकने में ये कारगर हो सकता है। अब भारत ने भी इसके ऊपर जो है वो कोशिश करी है। क्या बनाई है भारत ने? ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाई है इंडिया में। कब बनाई थी? 1993 में। जो उसमें 1993 का एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने। और ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। 1993 में बनाई गई है, जिसका काम क्या है? भारत में इंडिया के सिटीजन्स की जो इसका जो उद्देश्य ही यही है कि सम्मानों की रक्षा करना है। जो पेरिस के सिद्धांत थे वहां से ये चीज अपनाई गई थी। और फिर फाइनली जो है 1993 में इसको यूएन ने भी सबको बोला इसको बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पर इसको बना दिया गया। इसकी बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें ऐसा नहीं कि एक सिंगल मेंबर होता है। इसके अंदर जो है एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। इसको शॉर्ट में हम एनएचआरसी करते हैं। आप लोग जब पॉलिटी पढ़े होंगे, आपने जब स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ी होंगी, आपने जरूर इसके बारे में पढ़ा होगा और यूपीएससी ने कई बार इस पे सवाल भी करे हैं।
इसके अंदर जो है मेन एक पर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि चेयरमैन हो सकते हैं, या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी के जो मेंबर्स बच गए, बाकी के जो मैंने बताया ना 4 मेंबर्स होते हैं, ये 4 मेंबर्स जो हैं वो सीजे हो सकते हैं, चीफ जस्टिस हो सकते हैं हाई कोर्ट के, या फिर ऐसे पर्सन जिसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर काफी ज्यादा नॉलेज है, ह्यूमन राइट्स की नॉलेज रखने वाले, और और जो है भारत सरकार के साथ काम करने वाले, इस तरीके के कोई भी वो व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऐसे लिखा नहीं गया है। और चूज करने के लिए एक अलग से 6 मेंबर की कमेटी बैठती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और जो है संसद के दोनों में विपक्ष के नेता, और कोई भी एक केंद्रीय गृह मंत्री, वो सब शामिल होते हैं, और वो सब मिल करके डिसाइड करते हैं कि इनमें से किस पर्सन को यहाँ पर चूज किया जाएगा। इन लोगों का टर्म भी यहाँ पे लिखा है, पहले 5 साल हुआ करता था, अब ये 3 साल कर दिया गया है, और 70 साल। क्यों 70 साल? क्योंकि जो जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जो चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो 65 साल में रिटायर होगा। वहां से रिटायर होने के बाद वो कुछ टाइम यहाँ पर भी आके सर्व कर सकता है। और ये जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसके अंदर सिविल कोर्ट की पूरी एक पावर है, जो कि जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है, और इसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि 1 साल के भीतर ही इनको यहाँ पर जो है वो केस को सॉल्व करना है। किसी के पास कोई भी ऐसा शोषण का केस आया, कोई भी मानव अधिकार के अगेंस्ट कोई केस आया है, तो यहाँ पर ये रिकमेंड यहाँ पर कर सकती है। ऐसा नहीं कि उनको पनिश कर देगी, नो नो नो, ठीक है, इसके पास पनिशमेंट का अधिकार नहीं है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार का उल्लंघन जो करने वाले हैं, उनके पास यहाँ पर दंड करने का अधिकार नहीं है। सुन सकती है कार्रवाई, इसको पूरा सॉल्व कर सकती है, साथ ही अगर कोई पीड़ित है तो उसको मौद्रिक राहत भी नहीं दे सकती है ये, ठीक है ना, ये काम नहीं कर सकती। हाँ, जो जिसने गलत किया उसको उसके ऊपर पनिशमेंट लगा सकती है ये, और जिसने गलत काम किया उसके ऊपर पनिशमेंट जरूर लगा सकती है ये। तो ये है पूरी मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग के बारे में आपसे जरूर सवाल किए जाएंगे, क्योंकि आज तक पहले भी इनके ऊपर जो है वो बहुत बार, कई बार जो है इस पे सवाल किए गए हैं, क्या होती है, किस तरीके की बॉडी है, कितने कितने लोग शामिल होते हैं इसके अंदर, इस तरीके के सवाल कई बार किए गए हैं। तो आपको ये पूरा क्लियर होना चाहिए कितने कितने लोग शामिल होते हैं इसके अंदर, कहाँ से लोग आते हैं, और साथ ही साथ जो है एक इसके अंदर एक सेक्रेटरी जनरल भी होता है। सेक्रेटरी जनरल जो सारे कामों को संभालता है। और अगर वही आपने कमीशन के किसी मेंबर को हटाना है, तो सेम प्रोसेस चलता है। आप कहाँ पे प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट भी करते हैं और प्रेसिडेंट इनको हटाते भी हैं। प्रेसिडेंट की ही सारी जिम्मेदारी है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट भी करेंगे, हटाएंगे भी। हटाएंगे कैसे? वही सेम प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। जो ग्राउंड्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज वाले सेम ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपको याद रखिएगा कि यहाँ पर अब 3 साल है, ठीक है ना, 3 साल और 70 साल, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दूसरा, इनके जो सैलरीज वगैरह होती है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सैलरीज डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। काम सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन जो है ना वो प्रीलिम्स के लिए आएगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसको आपको बहुत ज्यादा मेंस के लिए पढ़ना है, वो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा पूछा जाता है। मेंस में भी आएगा तो वो 10 नंबर के सवाल से ऊपर का नहीं आ सकता है। चलिए, अगला हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है शी स्टेम। शी स्टेम 2022। अब शी से आप ये तो समझ गए हैं कि ये किसकी बात हो रही है? वुमेन की बात हो रही है। स्टेम के फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। वुमेन स्टेम का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो एक सस्टेन करने वाली चीजें होती है। ये एक्चुअली में इवेंट जो है वो वहां पे किया गया है, स्वीडन के अंदर। किसके साथ किया गया है? ये नीति आयोग ने मिलकर के वहां करवाया है। ये स्वीडन, नीति आयोग, भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जर्मन का एक रिसर्च सेंटर, इन्होंने वहां पर कराया, जिसमें जो है इसको इसके अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है कि वुमेन जो है वो इन फील्ड्स में कितना कितना आगे बढ़ी है, और कितनी कितनी वुमेन ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। 2018-19 के हिसाब से 28% जो है वो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है वो कौन रही है? विमेन रही है। जबकि 2000 से 1 के हिसाब से सिर्फ 13% हुआ करता था, और अब इनका जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी रूप से बढ़ा है। वो भी यहाँ पर भी देखेंगे। जो इन्वेस्टिगेटर्स होती हैं, जो जांचकर्ताएं होती हैं अनुसंधान और विकास में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, वो भी देखो कितना तेजी से बढ़ा है।
ठीक है, तो यही है शी स्टेम, इसी चीज को सेलिब्रेट करता है कि कितने ज्यादा जो वुमेन है वो कितना बढ़ के निकल के आगे आई है। साथ ही साथ अगर मैं टीचिंग की बात करूं, वुमेन में ही स्टेम वाली चीज में यहाँ पर जो है वो 28% ही बनी है, लेकिन यहाँ पर अभी जो मेन है वो काफी ज्यादा रहे हैं कॉलेजेस के अंदर में बात करूँ तो। ठीक है, अभी तक पता है क्या हुआ है कि जो स्टेम वाली फील्ड है, साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह, इसमें जो है ना पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है, इसमें अभी महिला प्रधान बना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और क्या होता है ना, पेरेंट्स भी इतना ज्यादा ना गर्ल्स को यहाँ पर अलाउ भी नहीं करते, उनको लगता है यार ठीक है ना, इतना ये क्या ही करना है, ये सब ज्यादा चीजें इतना नहीं कर पाएंगी लड़कियां। साइंटिस्ट भी अगर मैं बात करूँ तो फीमेल बहुत कम होती हैं। इंजीनियर्स भी मैं बात करूँ तो गर्ल्स बहुत कम होती है, क्योंकि उनका ऐसा होता है कि यार उनको फील्ड में इंटरेस्ट बनाया ही नहीं जाता, उनको टेक्नोलॉजी और इसमें ज्यादा बढ़ाने को दिया ही नहीं जाता है ना। यहाँ पर वुमेन साइंटिस्ट जो है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, उनकी स्पेसिफिक कोई सुविधाएं भी नहीं है यहाँ पर। सरकार ने कोशिशें करी हैं, जैसे कि कौन सी, वुमेन साइंटिस्ट स्कीम ए बनाई थी यहाँ पर, जो कि साइंस के लिए बात करी। वुमेन साइंटिस्ट बी स्कीम बनाई थी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बढ़ावा दिया। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम सी बनाई थी जिसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश की। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम यहाँ पे बनाया गया। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो कि क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली, जो कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, गर्ल्स के लिए बनाया गया। गति प्रोग्राम बनाया गया ताकि क्या करे, जेंडर के ऊपर बात, जेंडर को ना देखें, हर एक जगह हर एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर लड़कियों को बढ़ावा दे। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वुमेन साइंटिस्ट के ऊपर ये चीज आई, वुमेन साइंटिस्ट को यहाँ पर बढ़ावा देना होगा। ठीक है, किरण योजना आई, वाइस किरण योजना, ताकि फीमेल का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। नई रोशनी स्कीम आई, सुना था इसके बारे में, नई रोशनी, जो कि माइनॉरिटी की जितनी भी वुमेन है उनके लिए बनाई गई है। आंगनवाड़ी में गर्ल्स के लिए बनाया गया प्रोग्राम। ठीक है, और इस तरीके की स्कीम्स निकाली गई हैं। ये सारा कुछ जो मैंने डेटा लिया है वो सारा पीआईबी से डेटा लिया हुआ है, मैंने सारा इकट्ठा किया है पीआईबी से। तो ये सारा आपके लिए मैंने इकट्ठा कर लिया, आपको इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर पढ़ें और उसमें समझें जो जो मैंने इकट्ठा किया हुआ है डेटा। तो यही है, अब यहाँ पर हम, आप लोग भी इस चीज को मानते हैं कि हमें जो है भारत में एक बहुत बेहतर रूप से जो है अनुसंधान के क्षेत्र में जो लिंग तटस्थ है, ऐसा नहीं देखना कि लिंग स्पेसिफिक होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल हमें जो है वो चीजों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, सोसाइटी पर आगे आने वाली जनरेशन पर बहुत ही ज्यादा एक ना सार्थक प्रभाव देखने को मिलेगा कि भाई जो है आज की सोसाइटी ये नहीं सोचती कि भाई कितना ज्यादा मेल है कितने फीमेल है, ऐसी चीजों पे कोई भी अब देखता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इन चीजों में जो आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये भी सपोर्ट करेगी हमारे जो है महिला सशक्तिकरण को ये भी आगे प्रभाव मतलब सपोर्ट करेंगे ना इन चीजों को। तो बस यही लिखा हुआ है इसके अंदर, और ये आज के समय की जरूरत भी है। और इस बात से जितने भी सुनने वाले इस वीडियो को है सब इससे अग्री करेंगे, जितनी मैंने बातें बोली है सब इस बात से बिल्कुल अग्री करेंगे ही। राइट एवरीवन, चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ, वो है एडहॉक जजेस, तथर्थ न्यायाधीश। एडहॉक जजेस क्या होते हैं? एडहॉक जजेस जजेस के अलावा रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, एडहॉक अलग से जो रहने वाले और पर्सन होते हैं। अब एडहॉक का मतलब क्या होता है? वो एक स्पेसिफिक केस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक टाइम के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडहॉक जजेस। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्या है। देखो, जब कोई सक्सेसफुल वरिष्ठ कोई वकील है, आमतौर पर जब वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए अपनी जो है वो उतना कोशिश नहीं करते कि मुझे न्यायाधीश नहीं बनना है, तो उस समय वो क्या बन जाते हैं? एडहॉक जजेस। जब उनको किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए बनाया जाता है, या फिर कभी ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोरम, कोरम क्या होता है भाई? कोरम का मतलब होता है मिनिमम अटेंडेंस। जो मिनिमम आपको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस चाहिए वो नहीं है, तो क्या होता है कि जो सीजीआई होता है वो किसी और जज को, किसी हाई कोर्ट के जज को, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कुछ समय के लिए एडहॉक जज के रूप में यहाँ पर बना सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है। जो मैं ये लाइन बता रही हूँ ना आपको, ये वाली, ये आपका आर्टिकल नंबर 127 में लिखा हुआ है। लिख लीजिए अपने नोट्स में इसको, आर्टिकल 127 में ये साफ। ऐसा करने के लिए जो है हमें किससे परमिशन की जरूरत होगी? ऐसा करने के लिए हमें परमिशन की जरूरत होगी प्रेसिडेंट की। ये बहुत जरूरी, राष्ट्रपति की परमिशन के बिना इसको नहीं किया जा सकता है। और अगर किसी भी जज को यहाँ पर आप चूज कर रहे हो और वो जज जो है
वो क्वालिफिकेशंस जो चाहिए होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ेंगे यहाँ पर ये लिखो, जज जो भी अपॉइंट किया गया वो क्वालिफाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। प्लस ऐसा वो जो है हाई कोर्ट के जज से पूछ करके प्लस प्रेसिडेंट से पूछ करके ही डिसीजन ले सकते हैं। और जब भी कोई यहाँ पर ऐसा एडहॉक जज बनाया जाता है तो उनके पास सारी पावर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे, चाहे उनकी सैलरी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी चीज की बात करूं। ठीक है, अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। शुरुआत में जब हमारा सुप्रीम कोर्ट पहली बार बैठा था 28 जनवरी 1950 को, तब 8 जजेस थे और आज 8 से 34 हो गए हैं। ये सब अब कौन कर सकता है? ये सब काम भी किसके हाथ में है? पार्लियामेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, पूछा जाता है ये काम किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये अभी अभी न्यूज में क्यों है? क्या है ना कि ये अब बात की गई है कि भाई जो रिटायर्ड जजेस हो गए हैं जो आगे आना चाहते हैं, ठीक है, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आएंगे और उससे क्या होगा ना कि जो केसेस हैं वो फटाफट सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा आर्टिकल 224 ए में लिखा हुआ है कि भाई अगर जितने भी लंबितता, लंबितता का मतलब क्या होता है? केसेस पेंडिंग पड़े हैं, अगर वो जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और लॉयर्स को आप ये कह सकते हो कि भाई आप जज बन जाओ आकर के, कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको जजशिप ऑफर की जा रही है एडहॉक बेसिस पर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो ये काम सीजीआई कर सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 224 ए में, इसको आपको याद रखना है। आगे देखेंगे तो ये इन्हीं की ड्यूटी है कि भाई जिसको भी अपॉइंट किया जाएगा उसको सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी, उसको सब कुछ यहाँ पर फायदे भी मिले जाएंगे और उनकी सैलरी जो होगी वो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और 224 ए के तहत अगर कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो बाकी सब अपॉइंटमेंट में उसका कोई जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको सेम सैलरी जजेस वगैरह मिले, सैलरी अलाउंसेस बेनिफिट्स मिलेंगे जो भी उनको जरूरत होती है। ठीक है, और कहाँ से आएगी वो सैलरी? वो आएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और इनका कितना समय रहेगा ये नहीं लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बिल्कुल जो है वो शांत है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि भाई उनको कितने सालों के लिए बनाया जाएगा। समझ रहे हो? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सबको? तो यही है, क्योंकि देखो यार आज के समय में होता क्या है ना कि अगर वैकेंसी पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है पोस्ट, 20% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है, कोई एक कैटेगरी के केसेस 5 साल से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं और 5 साल से ज्यादा पुराने 10% से ज्यादा केसेस पुराने इतने पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी लगता है कि यार हम केसेस सॉल्व नहीं कर पा रहे जिसके लिए लोगों ने हमें यहाँ पर बनाया है, हमने जिस चीज के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और न्याय में हम विश्वास करने की बातें करते हैं, अगर वो यहाँ पे हो नहीं पा रहा है तो यहाँ पर इस चीज के लिए इसको 224 ए आर्टिकल को इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो प्रोसेस है वो ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे किया जा सकता है नियुक्ति, मतलब नियुक्ति ऐसी जटिल मत करो, आराम से नियुक्ति रख लो। वैसे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहता है, एक तो कोलिजियम सिस्टम और एक अभी ये वाला चीज हो गई। पहले आपको मैंने कोलिजियम सिस्टम भी समझाया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि कोर्ट ने कि भाई जो रिटायर्ड जजेस हैं जो वापस आना चाहते हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट जो भी कर रहे हो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको केसेस सॉल्व करवाने, बैकलॉग करवाने, तो आपको जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट करनी होगी, देर लगा के अपॉइंटमेंट नहीं करनी है। समझ गए सब लोग? ये है हमारा पूरा आर्टिकल आज के पूरे इस जजेस के कॉन्सेप्ट को लेके। बढ़ते हैं, अभी राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन बिल। आपने सुना होगा यूसीसी बिल भी आया है अभी, सुना है ना सबने? यूसीसी, यूसीसी वही यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल नंबर 44 वाला। अब यहाँ पे लोकसभा में तो पास कर दिया था ये बिल को। ठीक है, जो पुराना एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का चल रहा है लोकसभा ने उस पे पास कर दिया था, लेकिन अब जो है इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया जिसका काम क्या है? एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या है? क्लाइमेट के ऊपर चेंज करने के लिए, COP26 जो हुआ था उसको गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये बताएगा कि किस तरीके से हम लोग जो है नवीकरणीय जो हमारी ऊर्जा है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर घरेलू कार्बन की जो मार्केट है उसको हम कैसे बढ़ाएं ताकि हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पर रोक सके, हम क्लाइमेट में कार्बन के जो एमिशन होता है इसको कैसे रोक सकते हैं। तो इस बिल में क्या क्या बात की गई है? इस बिल में बोला गया है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा? कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कार्बन क्रेडिट हिंदी इंग्लिश में इसको दोनों में यही कहते हैं। कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि भाई आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा, आप उससे ज्यादा कार्बन एमिशन नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उससे ज्यादा एमिशन करे तो आप पे क्या लगाया जाएगा? कार्बन टैक्स लगाया जाएगा।
समझ गए ना बात को? तो यहाँ पर कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको एक अमाउंट दे दिया गया है, एक अमाउंट आपको परमिट किया है कि भाई इतना ही आप करेंगे। अगर आपने ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, ठीक है, जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सीएफसीज हो गए, इनको अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक चीज है। बिल्कुल ही बढ़िया जो है वो पहल यहाँ पर करी जा रही है। और यहाँ पर जो है सबको बता दिया कि आपने इतना इतना तो आपने नॉन फॉसिल सोर्सेज से, जो गैर जीवाश्म स्रोत होते हैं, वहीं से पूरा करना है, ठीक है, ताकि कार्बन एमिशन कम से कम हो। ठीक है ना? ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए भी कोड तैयार किया गया है। और क्या है इसके बाद, इसमें मतलब ये बेसिकली जो जो पूरा एक्ट है ना, इस पूरे एक्ट में चेंज करके इसको हर जगह पे लगाया गया है। जो घर है, जो ऑफिसेज है, ऐसा नहीं सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में हुआ है, सबके लिए इस चीज को अपनाया गया, जो कि बहुत नई और सही तरीके की पहल है, क्योंकि भारत जो है वो वन ऑफ द टॉप कार्बन एमिटर्स बन चुका है। वन ऑफ द टॉप, यूएसए चाइना के साथ साथ, यूएसए चाइना रशिया एंड भारत उसमें टॉप करते हैं जो कार्बन का एमिशन करते हैं। तो यहाँ पर ये बता दिया गया कि आपकी नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है, वो आपने कितनी कहाँ से कंज्यूम करनी है, वो सब कुछ यहाँ पर डिफाइन करा गया, जो सबके लिए अप्लाई होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए अप्लाई होगा। ठीक है? और साथ ही साथ जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो पूरा एक डिपार्टमेंट बना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर, वहां पे भी लोगों को बढ़ा दिया गया है, ताकि क्या होगा, अगर वो लोग बढ़ेंगे तो वो बताएंगे, वो नई नई चीजें बताएंगे यहाँ पर जो की जा सकती हैं। ठीक है भाई? और ये यही है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करो। जो भी आप फॉसिल फ्यूल का, जीवाश्म का जो उपयोग करते हो, ईंधन का उपयोग करते हो, उसकी जगह इंडस्ट्रीज अब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, हरित हाइड्रोजन की तरफ अपने आप को प्रोत्साहित करे। तो ये है पूरा ये वाला बिल जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जा सकता है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का आपसे सवाल किया जा सकता है। समझे भाई पूरी बात को? बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का क्या मतलब होता है? देखो मैं पूरा आर्टिकल समझाऊंगी, तरीके से पूरा ध्यान से समझिएगा बात को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या हुआ क्या था एक्चुअली, सबसे पहले की मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देती हूँ, कि आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इस बिल में था क्या। ये देखो यहाँ पे लिखी है मैंने पूरी बात यहाँ पर, कि 1887 में वाइल्ड लाइफ बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। ठीक है? फिर वाइल्ड बर्ड्स का प्रोटेक्शन एक्ट आया 1912, उसके बाद भारत सरकार ने 1960 में भी लाया। लेकिन क्या हुआ, 1972, 5 जून 1972 में पूरे वर्ल्ड के लीडर्स स्टॉकहोम, जो कि कहाँ पे है, स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में इकट्ठा होते हैं। स्टॉकहोम स्वीडन में इकट्ठा होने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पूरा वर्ल्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर अपना कुछ ना कुछ एक्ट बनाएगा और काम करेगा। तो फाइनली फिर 1972 सितंबर में सरकार जो है, मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास करती है, जिसके तहत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बातें हैं, कौन सी बातें हैं, ये वाली, हमारा आर्टिकल 48A जो है डीपीएसपी का, कहता है कि आपको क्या इंप्रूव करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंप्रूव करना है। ये बाद में ऐड किया गया था 1976 में, क्योंकि 1976 में पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था। और साथ ही 1976 में जो है भारत की सरकार ने जो है स्टेट लिस्ट से इस टॉपिक को हटा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाला था प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ठीक है, फॉरेस्ट को भी। और साथ ही साथ आर्टिकल 47 भी कहता है कि हमें हेल्थ को इम्प्रूव करना है। 51A भी कहता है कि आपके फॉरेस्ट, लेक, रिवर और वाइल्ड लाइफ, इन सब के लिए आपको काम करना है यहाँ पर। आर्टिकल 21A भी कहता है कि हर एक को डिसेंट एनवायरनमेंट का अधिकार होना चाहिए, साफ हवा का, नॉइस पॉल्यूशन रहित आपको ये अधिकार होने चाहिए। तो यही सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन सब प्रावधानों को इफेक्ट देने के लिए, सभी प्रावधानों को इफेक्ट देने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास किया गया था। और मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, 1972 से पहले भारत में सिर्फ और सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे, और 1972 के बाद भारत के अंदर 105 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हो गए। ठीक है? समझ रहे हो? फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा, एक बार कमेंट में बॉक्स में बताइए, ये बहुत फेमस नेशनल पार्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है? फिर ये यही चीजें यहाँ पर
हुई। और इस वाले पूरे एक्ट में क्या चीजें बात की गई, इस वाले में 6 शेड्यूल्स थे, वो बताऊंगी मैं अभी आपको। जिसमें जो है एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, और इकोलॉजिकली तरीके से एरियाज को प्रोटेक्शन की बात की गई। वाइल्ड लाइफ के एडवाइजरी बोर्ड्स, इवन जो है एक एनिमल वेलफेयर काउंसिल बनाई ताकि इन सब चीजों को प्रोटेक्ट किया जा सके। साइट्स करके एक यहाँ पर जो है हम उसका भागीदारी बन गए। साइट्स क्या होता है, फुल फॉर्म आपके सामने लिखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फ्लोरा। तो यहाँ पर साइट्स बनाया गया, और ये साइट्स जो है इसने क्या कर दिया कि भाई जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको हम प्रोहिबिट करेंगे, उनके ऊपर हम रोक लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ना, 6 शेड्यूल थे। यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको 6 शेड्यूल समझा देती हूँ। सबसे पहला शेड्यूल इस एक्ट का क्या था, ये कह रहा था कि भाई आपने जो है इन आइटम्स को जो इसमें लिखे हुए हैं ना, इनको तो आपने मारना ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं मारना है इनको। ठीक है, जब तक आपकी जान पे खतरा नहीं हो जाता, वो बात अलग है। जब तक आप ही की जान पे खतरा नहीं हो जाता तब तक आप इनको नहीं मार सकते हैं। और शेड्यूल सेकंड किसको बताता है, हाई प्रोटेक्शन वाले एनिमल्स के लिए करता है। ये कहता है कि जब तक आप इनको हंट नहीं कर सकते, इनका ट्रेड भी प्रोहिबिटेड है। इसमें नाम लिखे हुए हैं, ठीक है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज के, ऐसे जो प्रजाति है जो कि लुप्त प्राय नहीं है। उसके बाद फिर जिनको हंट किया जा सकता है उनके नाम है। उसके बाद फिर यहाँ पर लास्ट में आते आते शेड्यूल 6 के अंदर जो है वो अलग से नाम लिखे गए हैं सारी की सारी चीजों के। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारा, यहाँ पर पूरे इसके अंदर नाम लिखे गए हैं, पूरे पूरे यहाँ पर जो है आप कह लीजिए कि ये पूरा एक शेड्यूल्स की फॉर्म में पूरा बताया गया कि भाई किसमें कितना, यहाँ पर कितने कितने लोग हैं। इसको कई बार अमेंड भी किया गया, ऐसा नहीं कि एक ही बार आगे खत्म हो गया, इसको कई बार अमेंड किया गया है। पर ये है कि एक्ट अब आप कह लो कि हमारे पूरे सब चीजों का सबसे बड़ा एक्ट है। वाइल्ड लाइफ के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है, यही वाला एक्ट, सबसे बड़ा। ठीक है, इसी के तहत क्या बनाया गया भारत में, इसी के तहत यहाँ पर ये पढ़ो, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क बनाएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाएगी ताकि जू को देखा जा सके। ठीक है, और टाइगर कंजर्वेशन भी बनाया इसी एक्ट के तहत, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एनबीडब्ल्यू, ये भी यहाँ पर बनाए गए ताकि वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रोटेक्शन करना आसान पड़ जाए। ठीक है, इसमें चेंज आया ना बाद में जाके, इस बिल में चेंजेस आए यहाँ पर। इनमें जो है इन्होंने कुछ जो है वो शेड्यूल्स को अब 4 कर दिया, उस समय कितने 6 शेड्यूल है ना, इन्होंने 4 कर दिया। वर्मिन शेड्यूल को इन्होंने हटा दिया। वर्मिन शेड्यूल होता है जो आप यहाँ पर ऐसे प्लांट्स का जिनका आप जो है वो शिकार कर सकते हो, उनको आप इस्तेमाल भी कर सकते हो। साइट्स के प्रोविजन को इसमें नया नया ऐड किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने यहाँ पर जो है वो उनको उनकी परमिशन ली जिसका आप यहाँ पर जो है वो ये कर सकते हो, लाइसेंस लेकर के उनका ट्रेड कर सकते हो। तो ये काफी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर एस्टैब्लिश करी इसी एक्ट के तहत। ये एक्ट अपने आप में काफी बड़ा एक एक्ट था जिसमें ये बताया कि भाई अगर आपको कोई भी लाइव स्पेसिमेन लेनी है, अगर आपको जैविक नमूने रखने हैं अपने पास, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मैनेजमेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन लेना होगा, सरकार से बिल पास करवाना पड़ेगा जिसमें आप उन सारी स्पीशीज को यहाँ पर जो है उनका आप परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, और इसमें पेनल्टीज भी लगाई गई थी। पहले का जो जनरल फाइन था वो 25,000 रुपए हुआ करता था हंटिंग या किसी चीज पर। अब यहाँ पे क्या है कि अब इनको 1 लाख रुपए तक भी कर दिया गया है। और यहाँ पर एक वार्डन बनाया गया, चीफ वार्डन, चीफ वार्डन के नाम से यहाँ पर एक बनाया गया। और ये चीफ वार्डन जो है वो स्टेट की सरकार करेगी। देखो, जो पूरा ये बिल आया है इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, इधर इधर ही लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे एक स्पेस खाली है ना, यहाँ लिख रही हूँ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क बना सकते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हो, कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हो। कंजर्वेशन रिजर्व बनाए भी गए हैं। एग्जाम्पल के लिए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है, जैसे अभी रिसेंटली कुछ, हम मैं अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो रिसेंटली करंट अफेयर्स में ही हमारे सामने जो है ये कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, जैसे कि स्लेंडर लॉरिस के लिए तमिलनाडु, करंट अफेयर्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मन्नार में तमिलनाडु की सरकार ने ही अगेन क्या बनाया है, डगंग्स कंजर्वेशन रिजर्व। तो इस पूरे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बहुत सारे स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसी तरीके के, बात समझ गए ना। ये सब जो स्टेप्स आपके हैं ना, ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। तो ये जो है कंजर्वेशन रिजर्व सरकार, स्टेट सरकार भी बना सकती है, साथ ही साथ
जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी बना सकती है। तो उसका यही ऑब्जेक्टिव है, पढ़ सकते हो जू को, और जितने भी ट्रेड होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स वहां से मिलते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे इसमें शेड्यूल्स और ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। शेड्यूल्स की भी मैं बात करूँ अगर, तो आपने पढ़े अभी शेड्यूल्स, शेड्यूल 1 आपने पढ़ा। शेड्यूल 1 के अंदर आपने देखा कि इसमें जो है प्रोहिबिटेड, मना है, मतलब इंडिया के अंदर नहीं कर सकते आप इसको। एग्जाम्पल के लिए टाइगर, टाइगर का नहीं कर सकते, डॉल्फिन का नहीं कर सकते, ठीक है। हॉर्नबिल्स, हॉर्नबिल सुने, जो कि नागालैंड की स्टेट बर्ड है, उनका नहीं कर सकते। शेड्यूल सेकंड के अंदर भी यही है, शेड्यूल सेकंड के अंदर भी और ज्यादा एनिमल्स की लिस्ट बनाई गई है, इनको भी हाई प्रोटेक्शन दी गई है, जैसे कि लंगूर, मैकेक, स्क्विरल, कश्मीरी फॉक्स, हनुमान लंगूर, काफी सारों को दिया गया। इंसेक्ट्स भी आते हैं इसके अंदर। और शेड्यूल 3 और 4 को कंबाइन करके रखा गया, उसमें बोला है कि भाई जितने भी ये फॉक्स होते हैं, रैट होते हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। और शेड्यूल 5 में जो है उनको, जैसे ये बैट हो गए, चमगादड़, क्रो हो गया, इनको इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में शेड्यूल 6 में आते आते इन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर ऐसी चीजों को जिनको आप, वर्मिन प्लांट्स होते हैं, इनको आप जो है कल्टीवेशन नहीं कर सकते, इनको इनको हम कहते हैं एंडेमिक और वर्मिन, ठीक है, वर्मिन प्लांट्स। जैसे कि ब्लैक वांडा, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट है ना, वो जो कटीला होता है बहुत ज्यादा, वो, इस तरीके की चीजें इसके अंदर आती है। बाकी ये सब तो आपको मैंने बता ही दिया था। इसने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई है, जो इन सब चीजों पे काम करती है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973। तो ये है आपका पूरा ये वाला आर्टिकल। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। जब ये बिल पास हो जाएगा तब मैं इसमें और डिटेल में आपको बताऊंगी कि इस बिल में और क्या चीजें इंक्लूड की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस के ऊपर। ये देखा गया कि जो भारत बाहर के देशों से हमारे, जो हमारे हमारे भारतीय लोग जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, वो अपने घर वालों को यहाँ पर पैसा भिजवाते हैं, उसमें यहाँ पर और ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, और ये ग्रोथ निरंतर जारी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, जो ये रिपोर्ट आती है रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स, उसके हिसाब से इंडिया की जो रेमिटेंसेस है वो $100 बिलियन पहुंच गए हैं। पहली बार पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री बनी है जिसने $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। 2021 में 89.4 मिले थे, करीब $90, $90 बिलियन। रेमिटेंस समझते हैं ना सब लोग, मैंने बताया आपको कि किसी और विदेश में काम करने वाले व्यक्ति है, वो अपने परिवार को घर वापस पैसे भेज रहा है। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आते हैं इंडिया को? वो आते हैं जीसीसी से। जीसीसी में क्या है? यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यूएस, यूके, सबसे ज्यादा है। हमें मतलब यहाँ पे बड़े सारे हमारे भारत के जो है ना वो लोग रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ पूरे वर्ल्ड में कितने कितने हैं, तो वो इंडिया, इंडिया के बाद मेक्सिको। इंडिया मेक्सिको में डिफरेंस देखो, कहीं आसपास भी नहीं है, है ना। इंडिया इसके अंदर बहुत ज्यादा है, मतलब हमारे भारतीय लोग पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा ही रहते हैं। और वो अपने जो है ना एक परिवार के लिए सब सोचते हैं। हमारे भारतीय में जो एक मूल हमारी एक भारतीयता है, वो हमारा जो कल्चर है कि अपने अपने परिवार को नहीं भूलना है, वो हमारे यहाँ पर आज भी जारी है। तो इंडिया और मेक्सिको जो है वो हो गया, चाइना, फिलीपींस, इजिप्ट, वो सब है यहाँ पर, ठीक है। इसमें यही बताया कि जो लोग हैं ना वो यहाँ पर रेमिटेंसेस जो हमें उनको वहां पर आ रहे हैं, वो रेमिटेंसेस यहाँ पर हाई इनकम पोस्ट पर लोग जो लगे हैं ना, उनसे भिजवा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी चीज है ये भी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। बाकी ये कुछ डेटा मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है 2017, 2020, 21 का, यहाँ पर वो भी इंक्रीज हुआ है, जीसीसी का भी इंक्रीज हुआ है। ये आपको कहीं यूज नहीं करना, ये आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको सिर्फ एक नॉलेज के लिए रखा था मैंने। बाकी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि मतलब आपको पता होना, ठीक है, तो ऐसा भी है, ठीक है। बाकी आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा। आपसे रेमिटेंसेस में प्रीलिम्स के अंदर सवाल किया जा सकता है, बिल्कुल सवाल किया जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, कि ये जो जितना भी ये डेटा है, हाँ, कि भाई कौन टॉप कर रहा है इंडिया में, कौन सबसे ज्यादा टॉप पे देता है, वो चीजें जो है ना वो आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी, ठीक है ना। ये ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, बाकी आपसे उतना नहीं पूछा जाएगा। डायस्पोरा का मतलब पूछा जा सकता है, ये एक्चुअली में अलग से टॉपिक भी आता है हमारा, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी टॉपिक आता है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है? भारतीय नागरिक, जो भारतीय के नागरिक हैं, चाहे उसमें वो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, भारत के प्रवासी नागरिक हैं, वो सब जो है बाहर के किसी देश में रह रहे हैं, और वो किस किस काम में है, किस किस चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, वो बिजनेस बना रहे हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हैं, वो नॉलेज और स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं,
तो ये सारी जो चीजें हैं उसे कहते हैं हम डायस्पोरा। डायस्पोरा जो है वो अलग अलग तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा फैमिली को रेमिटेंसेस भेजते हैं, नॉलेज को स्किल्स को ट्रांसफर करते हैं, साथ ही साथ जो है वो वही पैसा आगे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भी लगाते हैं। ब्रेन गेन, ब्रेन गेन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर माइग्रेंट्स जो होते हैं वो कोई महत्वपूर्ण कोई स्किल उसको सीखते हैं, विदेश में वो शिक्षा प्राप्त करते हैं और यहाँ पे आकर के भारत में उसको अप्लाई करते हैं, जो कि एक बहुत ही एक सही कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हो ना इस चीज को, कि वो ब्रेन गेन, ब्रेन गेन का मतलब यही है कि माइग्रेंट्स वहां पर वो स्किल सीख रहे हैं और यहाँ पे आकर उसको अपना रहे हैं, मतलब उसको भारत को प्रोग्रेस करने में मदद कर रहे हैं। और जो भारत का डायस्पोरा है वो यहाँ पर काफी ज्यादा अब इंक्रीज भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता जा रहा है। उससे क्या होगा, अगर डायस्पोरा बढ़ेगा, प्रवासी बढ़ेंगे यहाँ पर, तो जो एफडीआई है यहाँ पर, जो प्रत्यक्ष विदेश निवेश है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा और हमारी भारत की पॉलिसीज को भी इम्पैक्ट करेगा। और भारत की सॉफ्ट पावर, भारत के अंदर जो भारत की जो कूटनीति होती है उसके अंदर सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट तरीके से बात करने में भी मदद करता है। अभी तक तो कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है डायस्पोरा पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पे सारा काम देखती है, उन्होंने कोई यहाँ पर अपडेटेड डेटा नहीं बताया है। ठीक है, इंडियन के एम्बेसीज के साथ भी कोई डेटा नहीं आया, लेकिन हाँ आगे चल के ये डेटा भी रिलीज होगा, कितने क्या किस तरीके से है वो सब भी धीरे धीरे करके डेटा रिलीज किया जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर, वो बहुत सारे पोर्टल्स भी बनाए गए, ई माइग्रेट और इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर पोर्टल बनाए गए, ताकि हमारे भारत के जो बाहर रहने वाले प्रवासी लोग हैं, अगर उनके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार होता है या कुछ भी काम का कोई प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर वो इसके तहत अपना बता सकते हैं। इंटरनेशनल लेबर मार्केट में भी ये सब चीजें देखी गई हैं। और जापान, कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी काफी सारे नए नए वर्कर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। बहुत सारे इंडिया के मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन और चाइना में पढ़ रहे थे, आप लोगों ने यूक्रेन का हाल तो सुना ही था, सब लोगों ने सुना था ना, सब लोगों ने, कि कितने सारे हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे थे, उनका कोविड-19 के होने की वजह से और साथ ही वॉर होने की वजह से वो अपना काम यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर पाए। सबने सुनी थी ना ये चीज, तो बहुत दुख हुआ था उस समय तो। साथ ही साथ इंडिया के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, अगर कोई भी इस्लाम देश है वहां पर शिया और सुन्नी के बीच में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, शिया सुन्नी जो मुस्लिम में आ जाता है ना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए बन जाती है, उस समय के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कई कई बार तो रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है, कई बार ना आप किसी किसी भी जगह पे जाते हो कुछ, तो आपको रेसिज्म फेस करने को मिलता है, मतलब लोग गलत गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं इंडियंस के लिए। तो ये चीजें जो है ना, ये जो एक भेदभाव किया जाता है या फिर ये रेसिज्म के अगेंस्ट होता है ना, ये एक बहुत ज्यादा दुख देती है मन को, है ना, ये आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आपने सुने होंगे, कहीं आप गए होंगे तो क्या पता आपके साथ भी किसी के साथ हुए हों या आपके किसी रिलेटिव के साथ हुए हों। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा दुख भी देते हैं और आपको यार ये बताते हैं कि यार हम तो इतना रिस्पेक्ट देते हैं, हम अतिथि देवो भव की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और यहाँ पर इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो ये आज भी ना दिक्कत है। और क्या होता है ना, इसी से ना हमारा एकीकरण नहीं हो पाता उनके साथ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसका यही एक सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं इनके लिए, कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है यहाँ पर वो एक पूरी पॉलिसी बनाए इसके ऊपर। इंडिया की एम्बेसीज जो है वो लोगों को बोले कि वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करे, ताकि जो मिनिस्ट्री है उसको पता चले कितने क्या है और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाया जा सके। साथ ही साथ पूरा एक स्कीम तैयार करने की जरूरत है, प्लस जो जिनके साथ कोविड के समय में जिनके साथ गलत हुआ है उनको साथ में यहाँ पर अब एक अलग से स्किल्स के लिए या फिर उनको अब यहाँ पर कुछ उसके लिए भुगतान प्रोवाइड भी सरकार करे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार जो है वो ये इंश्योर करे कि जितने भी प्रवासी वर्कर्स हैं वो बाहर जाके अपना एक अच्छे वेजेस के रूप में अपना काम कर सके। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ना वो होने की जरूरत है। आई होप आप लोगों को सारा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के ऊपर। कि अभी रिसेंटली जो है बहुत ज्यादा बारिश आने की वजह से जो है एक नया साइक्लोन न्यूज में आ गया है, जिसका नाम है साइक्लोन मैंडोज। साइक्लोन मैंडोज, अभी ये एक दिन पहले की खबर है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है और आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में पूछा है। तो ये वाला है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखिए, साइक्लोन मेंडोस आया, जिसका नाम यहाँ पर अभी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पर इन्होंने ये राइट यहाँ पर दिया है। ठीक, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ये। ठीक है ना, बहुत ज्यादा रेन आने वाली है और यही बताया गया कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये जो साइक्लोन के नाम होते हैं ये वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और साथ ही हुदहुद, तितली, पेथई, फेनी, वायु, आम्फान, ये सारे इंडियन ओशन में आए हुए
साइक्लोन्स के नाम है। बिल्कुल सही लिखा है। साइक्लोन क्या उभरते हैं, कहाँ उभरते हैं? ये वायलेंट स्टॉर्म्स होती हैं। ये कैसे हिंसक तूफान होते हैं जो पूरा समुद्र जल से उत्पन्न होते हैं, जो इक्वेटर के पास समुद्र जल है वहां से जो है ये पनपते हैं। और आज के समय में साइक्लोन मंदोज जो है वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उन रीजन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं ना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहीं से डेवलप होके जाते हैं। नेक्स्ट, सिंघनपुर केव्स। सिंघनपुर केव्स जो है यहाँ पर भारत पूरे धरती पे सबसे पुरानी, रायगढ़ के अराउंड सिचुएटेड है, सबसे पुरानी केव्स है पूरे धरती के ऊपर, जो कि इतनी पुरानी केव्स है और जो मैक्सिकन और स्पेनिश स्क्रिप्चर्स के जैसे दिखती हैं। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है। अगर आपने ये सिंघनपुर केव्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो सिंगनपुर केव्स के बारे में जरूर एक बार पढ़िएगा। ये बहुत पुरानी केव्स हैं। रॉक पेंटिंग यहाँ पे हुई है। रॉक पेंटिंग समझते हो? रॉक पेंटिंग यहाँ पर हुई है। ठीक है, ये सबसे पुरानी है, ऐसा मतलब क्लेम किया जाता है कि ये सबसे पुरानी है। और आप इसकी पिक्चर अभी लेक्चर खत्म करने के बाद सब लोग इसकी पिक्चर जरूर देखिएगा कि ये सिंघन केव्स आपको कैसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको जरूर एक बार पढ़िएगा। और रायगढ़, रायगढ़ का जो इलाका है वहां पर आपको ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो इस टॉपिक को आप लोग सब पढ़ेंगे, पूरे के पूरे टॉपिक को। ठीक है, ये जो है एक तरीके से ये प्राचीन शैल चित्र युक्त शैलियां हैं। और इसको जो है यहाँ पर डीएन घोष, डीएन घोष जो एक डॉक्टर है, उन्होंने इससे जुड़ी यहाँ पर पूरी चीजों को बताया था। क्लियर हुआ सबको यहाँ तक? और यहाँ पे बहुत से लोग जाते भी हैं। यहाँ पे लोग ना टूरिस्ट की फॉर्म में बहुत सारे लोग जाते भी हैं, ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हैं, जंगल को देखने जाते हैं। तो ये इस तरीके का आपसे पूछा जा सकता है। और हो सकता है आपसे ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाए कि मतलब इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। और इसमें अगर छत्तीसगढ़ कभी जाओगे तो ये वाली केव जरूर देखने जाइएगा। और कांगेर वैली नेशनल पार्क भी यही सिचुएटेड है, जो अभी न्यूज में था। इससे पहले उससे भी मैं क्वेश्चन लेके आई थी। तो इस तरीके से आपसे इस पूरे के पूरे टॉपिक पे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से अगले एक और लेक्चर में हम इससे आगे के जुड़े हुए करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। थैंक यू एवरीवन ध्यान से सुनने के लिए। जय हिंद।